प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में मैं आपको हिंदी साहित्य के आधुनिक काल, जिसके प्रथम युग भारतेंदु युग, द्वितीय युग और छायावाद के विषय में मैं आपके सामने स्पष्ट कर चुका हूं। आप लोगों ने जान लिया है कि छायावाद क्या है, और विशेषकर मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों के विषय में आपको जानकारी दे चुका हूं। अब नेक्स्ट जो व्याख्यान है, इसमें मैं आपके सामने छायावाद की प्रमुख विशेषताओं के विषय में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। छायावाद की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो पहली विशेषता यदि मैं आपके सामने कहूं कि सौंदर्यानुभूति का चित्रण, जैसा कि आपने पढ़ा है या सुना है या मेरे व्याख्यान में स्पष्ट देखा है कि छायावाद के जो साहित्यकार थे, जिनमें सुमित्रानंद पंत है, चाहे महादेव वर्मा है, चाहे जयशंकर प्रसाद है, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इन्होंने प्रकृति को बहुत नजदीक से देखा है और प्रकृति का बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया है। यदि इन कवियों में मैं बात करूं सुमित्रानंद पंत की, तो सुमित्रानंद प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इन्होंने प्रकृति का बहुत बारीकी से सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया है और बहुत ही मनोहारी, बहुत ही मधुरता के साथ अध्ययन किया है और वर्णन किया है, जो हम सभी को प्रभावित करता है। तो यदि मैं आपको सामने कहूं कि सौंदर्यानुभूति का चित्रण, अर्थात सौंदर्य का इन्होंने बहुत ही अनुभूतिपरक चित्रण छायावादी साहित्यकारों ने किया है। दूसरी जो छायावादी काव्य की विशेषता है प्रेमांकन, यानी प्रेम का अंकन। छायावादी काव्य के जो प्रमुख साहित्यकार हैं, जिनकी अभी मैंने आपके सामने चर्चा की, इन्होंने प्रेम का भी, चाहे वो प्रकृति के प्रति प्रेम हो, चाहे नायक नायिका के प्रति प्रेम हो, चाहे अन्य कोई प्रेम हो, उसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया, उसका अंकन किया और पाठक के श्रोता तक उस प्रेम की भावनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया। तीसरा जो बिंदु है, इनकी तीसरी विशेषता में आती है वेदनानुभूति की व्यापकता। अर्थात इस युग के छायावादी जो साहित्यकार थे, वो कल्पना में ज्यादा खोए रहते थे, कल्पनात्मकता में काफी खोए हुए थे और मानवतावादी सोच पर भी जोर देते थे। प्रकृति का मानवीकरण भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। जब ये प्रकृति के साथ आत्मा साथ होते हैं तो ये अपने आप को उसमें डूबे हुए महसूस करते हैं। तो महादेव वर्मा की एक छोटी सी कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली। उसके माध्यम से यदि मैं कहना चाहूं तो पूर्णतः उनकी वेदना हमारे सामने स्पष्ट होती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। और भी दूसरे साहित्यकारों की कविताएं हैं जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि छायावादी काव्य में वेदना की अनुभूति का चित्रण खूब बखूबी से हुआ है, जो कि इस काव्य की एक हमें विशेषताओं में नजर आता है। मानवतावादी दृष्टि, अर्थात छायावाद के जो साहित्यकार हैं, इन्होंने अपने काव्यों में मानवतावादी सोच पर या मानवतावादी भावों पर काफी जोर दिया है। जिसे हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। प्रकृति में इन्होंने मानवीय रूप की झलक भी देखी है, या प्रकृति पर इन्होंने मानवीय क्रियाकलाप करने का जो आरोपण लगाया है, उसकी वजह से इनके काव्य में मानवीकरण अलंकार की भी छटा हमको देखने को मिलती है। और मानवतावादी जो भी मूल्य हैं, वो भी इनके यहाँ, जैसे मानवतावादी मूल्यों का सबसे बड़ा जो हमारे सामने जो बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ ग्रंथ है, वह है जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य। उसमें मानवतावाद की झलक बहुत स्थान पर देखने को मिलती है। रहस्यात्मकता, अर्थात आप जानते हो, जब कल्पनात्मकता, मानवतावाद या प्रकृति से जब कोई चीजें, प्रकृति के संदर्भ में जब साहित्यकार वर्णन करता है, तो निश्चित रूप से वहां रहस्यात्मकता रहती है। रहस्यात्मकता मतलब, रहस्य का मतलब है अर्थात अज्ञात के प्रति जानने की जो भावना है, जो ललक है, जो सोच है, वही रहस्यवाद है। अज्ञात के प्रति जानने की जो हमारे मन में एक ललक है, जो भावना है, जो विचार है, वो सोच है, अनुभूति है, वही रहस्यवाद है। तो इस युग के जो साहित्यकार हैं, इनके मन में रहस्यात्मकता की भावना बराबर हमें दिखाई देती है। तो ये भी अध्ययन करने के बाद भी निष्कर्ष निकलता है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता एक रहस्यवादी भावना भी है। तत्व दर्शन, अर्थात तत्व दर्शन से तात्पर्य है हमारे यहाँ जो जितने भी दर्शन हैं, जिनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, इस तरह की भावना भी हमें, काम की भावना, अर्थ की भावना, मोक्ष की भावना और प्रकृति को बहुत बारीकी से समझने की भावना, या
कुछ अलग ढंग से कल्पना करने की सोच भी हमें इन काव्यों में, काव्य के जो तत्व हैं इनमें दार्शनिकता के रूप में देखने को मिलती है। अगली जो विशेषता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म को विद्रोह, ये बात आपको मैं बहुत पहले स्पष्ट कर चुका हूं छायावाद के परिचय में। यानी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, अर्थात जो हमें सामने दिखाई देता है वो स्थूल है, और जो दिखाई नहीं देता है अज्ञात है, जिसका भी बहुत बड़ा योगदान है लेकिन वो हमें नजर नहीं आता है। अर्थात स्थूल के प्रति जो सूक्ष्म भावनाएं, जो विचारधाराएं हैं, जो बिंदु हैं, जो भाव हैं, जो परिकल्पनाएं हैं, वो भी विद्रोह करती हैं कि हमारा भी कुछ स्थान है, हमें भी महत्ता प्रदान करो। तो इस काव्य में, छायावादी काव्य में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह होता हुआ हमें नजर आता है, जो साहित्यकारों ने बहुत गहराई के साथ इसमें प्रकट किया है। वैयक्तिकता, अर्थात कहीं कहीं इन छायावादी काव्यों में हमें व्यक्तिवाद की भावना भी नजर आती है। यानी ऐसा लगता है जैसे वे व्यक्ति तक सीमित रह करके ही बात करते हैं, लेकिन ये ज्यादा कोई लंबी चौड़ी इतनी बड़ी विशेषता नहीं है, कहीं कहीं नजर आती है। श्रृंगारिकता तो निश्चित रूप से है जब हम प्रकृति का वर्णन करते हैं, पहाड़ों का, पठारों का, झीलों का, जंगलों का, पर्वतों का, पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का वर्णन करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति का जो वर्णन है वह श्रृंगार रस की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। श्रृंगार रस की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। जितने भी काव्य हैं हमारे इस युग के, जिसने भी लिखा है उसमें किसी न किसी रूप में हमें श्रृंगार की झलक देखने को मिलती है। और श्रृंगार के जो महत्वपूर्ण वो अंग हैं जिसमें आलंबन विभाव, आश्रय विभाव, ये हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। प्रकृति चित्रण नेक्स्ट जो बिंदु है, अर्थात छायावादी साहित्यकारों ने जो वर्णन किया है वो कल्पनात्मकता किया है। अर्थात प्रकृति के साथ वो जब तादाद स्थापित करते हैं तो उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में प्रकृति के प्रति कल्पनात्मकता बढ़ती है और प्रकृति को बहुत निकटता से देखते हैं और बड़ी आत्मीयता के साथ उसका वर्णन करते हैं। इन वर्णन करने में हमारे जो सुमित्रानंद पंत जी है वह श्रेष्ठ कवि के रूप में मानते हैं और उन्हें हम प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। यानी वही नहीं बल्कि वो सबसे ज्यादा है, लेकिन और सभी ने किया है, लेकिन सुमित्रानंद पंत ने प्रकृति का बहुत ही बारीकी से वर्णन किया है। और इसलिए यदि इन्हीं के आधार पर या इनको विशेषता प्रदान करते हुए मैं कहना चाहूं कि छायावाद में प्रकृति का चित्रण खूब बखूबी से हुआ है। विज्ञान का अंकन, कुछ साहित्यकारों ने वैज्ञानिक सोच के आधार पर भी वर्णन किया है, जिनमें जयशंकर प्रसाद जी की जो दृष्टि है वो मानवतावादी दृष्टि के साथ साथ में वैज्ञानिक दृष्टि भी है, वैज्ञानिकता के बहुत कुछ निकट है। और उन्हें जो वैज्ञानिकता से निकट के साथ जो क्रमबद्ध अध्ययन हो, जो प्रमाणिकता से निकट हो या प्रमाणिकता के आधार पर पुष्टि प्रदान करे या प्रमाणिकता की भावना पर खड़ा उतरे, तो इस तरह का भी हमें छायावादी काव्य में विज्ञान का अंकन देखने को मिलता है। अभिव्यंजना शैली, अर्थात छायावादी जो साहित्यकार हैं ये जो भी वर्णन करते हैं, जो भी भाव लिखते हैं, उसको वो खुल करके अभिव्यंजित करते हैं, बखूबी से बखान करते हैं और आत्मीयता के साथ करते हैं, तल्लीनता के साथ करते हैं। चाहे वो उनका प्रकृति वर्णन हो, चाहे नायक नायिका का सौंदर्य वर्णन हो, चाहे मानवीय दृष्टि का वर्णन हो, कोई भी वर्णन हो, उसको बड़ी अभिव्यंजनात्मकता के साथ करते हैं। और इस प्रकार की जो शैली है उसी को हम ये अभिव्यंजनात्मकता शैली कहते हैं। कल्पनात्मकता, पहले जैसा कि आपको बताया गया है कि छायावाद के बीच में या मध्य में कल्पनात्मकता का पुट जरूर देखने को मिलता है। यानी ये कह सकते हैं, ओवरऑल यदि ये भी कहना चाहें कि कल्पनात्मकता की भावना की प्रधानता छायावाद में देखने को मिलती है। भाई ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि बिना कल्पना के साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती, साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। साहित्यकार जब कोई साहित्य लिखता है, कविता लिखता है या कोई भी पद लिखता है, तो पहले वो अपने मन में कोई कल्पना करता है, कोई चिंतन करता है, कोई विचारों की एक रूपरेखा खींचता है। तो छायावादी साहित्यकार पहले लिखने से पहले बहुत बड़ी कल्पना करते हैं और उस कल्पना को वो अपनी कलम से लेखन के धरातल पर उतारते हैं और कल्पनात्मकता को वो सकारात्मकता के साथ प्रकट करते हैं। तो यदि हमारा जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी महाकाव्य पूरी कल्पना पर आधारित है, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, पीड़ा, ये सारे जो पात्र हैं ये सारे काल्पनिक पात्र हैं और कल्पनात्मकता का ज्यादा कूट है। गीत प्रगीत शैली, यानी मैं आपको यह कहना चाहूँ, गीत प्रगीत शैली से तात्पर्य है कि इस छायावादी युग का जो साहित्य था वो गेय शैली में लिखा गया, संगीतात्मकता ली हुई है। यानी उसको हम आराम से गीत की शैली में गा सकते हैं, संगीत की धुन के साथ, उसको लयात्मकता के साथ, गेयता के साथ
उसको अच्छी तरह से हम बखूबी से व्यंजित कर सकते हैं। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। अगली और अंतिम विशेषता यदि छायावादी साहित्य की मैं बताना चाहूँ आपके सामने, तो छायावादी काव्य की सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि इस युग में, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, भारतीय हिंदू युग से ही धीरे धीरे खड़ी बोली का विकास होने लगा था, क्योंकि ब्रज भाषा से लोग उग चुके थे और धीरे धीरे खड़ी बोली उभरती जा रही थी। लेकिन छायावादी काव्य के आते 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 जो खड़ी बोली है ये संस्कृत निष्ठ शब्दावली के रूप में बहुत ही श्रेष्ठ रूप में पनपती जा रही थी। ये इनके जो भी काव्य हैं छायावादी के साहित्यकारों के, उन काव्यों में क्या नाम है वो संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से मैं आपके सामने हिंदी के जो तीसरे युग है छायावादी अध्ययन के बाद में यदि मैं आपको कहना चाहूं कि अगला हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो चौथा युग है वो प्रगतिवादी युग है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि प्रगतिवाद छायावाद के बाद आया और छायावाद था 1915 से 1935 तक। छायावाद की अनुपम कृति कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ और भारत में प्रगति लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई और यहीं से प्रगतिवादी काव्य धारा का हिंदी साहित्यिक जगत में प्रारंभ होता है। क्यों हुआ प्रगतिवाद का जन्म? क्यों हुआ कि छायावाद युग की जो काल्पनिकता थी उससे भारतीय जनमानस ऊब चुका था और कल्पना से किसी का बहुत ज्यादा हित होने वाला नहीं था और जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी काव्यधारा की प्रतिक्रिया के स्वरूप तो प्रगतिवादी काव्यधारा का उन्मेष हुआ ही, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से बदलती जो परिस्थितियां थी उसके विकास में सहायक हुई। यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा एक राजनीतिक परिवर्तन चल रहा था। रूस में भी मार्क्सवादी विचारधाराएं बढ़ रही थी, मार्क्सवाद की जो सोच थी उसके विचार थे वो बढ़ते जा रहे थे। तो प्रगतिवादी काव्य चेतना का प्रभाव इतना व्यापक था कि छायावादी काव्य चेतना में पगे पंत और निराला जैसे कवि भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे। मोटे रूप में कहा जा सकता है कि राजनीति में जो संवाद है साहित्य में वही प्रगतिवाद है। 1936 में अंग्रेजी लेखक मुल्कराज आनंद ने उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी लेखक संघों की लेखकों को एकत्र कर प्रेमचंद के नेतृत्व में या प्रेमचंद की अध्यक्षता में एक प्रगति लेखक संघ की स्थापना का सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में ही प्रगतिवाद का सिलसिला हिंदी साहित्य में प्रारंभ हो गया था। प्रगतिवादी साहित्य पूरी तरह मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित था। मार्क्स की स्थापना है कि संसार का विकास भौतिक शक्तियों के परस्पर द्वंद्व से हुआ है। इसके निर्माण और विकास में किसी अलौकिक सत्ता का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि मार्क्स ने ईश्वर की परिकल्पना का निषेध किया है। मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार समाज दो वर्गों में विभक्त था, एक शोषक और दूसरा शोषित। किसान मजदूर शोषित वर्ग में आते हैं, जबकि जमींदार, सामंत, मिल मालिक, पूंजीपति शोषित वर्ग में आते हैं। आधुनिक काल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने शोषण के चक्र को और अधिक तीव्र और गहरा किया, क्योंकि एक दूसरी तरफ एक पूंजीवादी विचारधारा भी बढ़ती जा रही थी। अर्थात जहां पूंजीवादी विचारधाराएं रहेंगी वहां समाज में शोषण का बोलबाला रहेगा, यानी गरीब लोगों का, दीनहीन दलितों का शोषण ज्यादा होगा और शोषित लोग इस काम को बहुत बखूबी से आगे करते जाते हैं। तो समाज में क्या होता है, एक उथल पुथल का वातावरण होता है, एक असंतोष का वातावरण होता है। तो आधुनिक काल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने शोषण के चक्र को और अधिक तीव्र और गहरा कर दिया था। अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण भयंकर रूप से किया और पूंजीवादी अर्थतंत्र के कारण यहां किसान और मजदूरों का जीवन निरंतर अभावग्रस्त और विपन्न होता चला गया था। यानी एक तरह से यह कहें कि शोषण की भावना समाज में बढ़ती जा रही थी। दलितों का, दीनहीनों का, गरीबों का, मजदूरों का, किसान वर्ग का बहुत बड़ा शोषण हो रहा था और इस शोषण होने वाले वर्ग के प्रति सहानुभूति की भावनाएं भी एक तरफ समाज के लोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग, प्रगतिशील विचारधारा के लोग कर रहे थे। और प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष
पद पर बोलते हुए प्रेमचंद ने कहा था कि आज की कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जो वास्तविक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक हो तथा संघर्ष के लिए प्रेरित करे। यानी पहला जो उनका प्रगतिशील संघ का 1936 में जो प्रेमचंद की अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि आज वही साहित्य श्रेष्ठता प्रदान करेगा, जो श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा, जो भारतीय समाज की या मानव समाज की समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक कर सके, उनका ध्यान आकर्षित कर सके और उनको उन समस्याओं से जूझने के लिए संघर्ष की भावना बढ़ा सके। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रगतिवाद छायावाद के विरुद्ध एक यथार्थवादी काव्यधारा का विद्रोह था। यानी छायावाद में जो कल्पनात्मकता की भावनाएं बनी हुई थी या कल्पनात्मकता पर ही आधारित पूरा साहित्य था, उसको मानव समाज की कल्याण या उसके शोषण या उसके भेदभाव के प्रति कम ध्यान था। तो हम ये कह सकते हैं कि छायावादी कल्पनात्मकता के प्रति यथार्थवादी काव्यधारा के रूप में ही, विद्रोहात्मक रूप में ही प्रगतिवाद का जन्म हुआ या वही साहित्य प्रगतिवादी साहित्य कहलाया। प्रगतिवादी काव्य ने छायावादी समाज से विमुख काल्पनिक वायवीयता का विरोध किया। मार्क्स की यह मान्यता है कि जो साहित्य समाज की प्रगति में सहायक सिद्ध नहीं होता वह कोरा बौद्धिक विलास या वाकजाल है। वो केवल बौद्धिकता का ही प्रदर्शन करने वाला है लेकिन मानव समाज का कल्याण करने वाला प्रतीत नहीं होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रगतिवादी साहित्य में मानव समाज के कल्याण की या मानवता की भावनाएं बहुत प्रबलता के साथ समानता के आधार पर या समानता की भावना के आधार पर बराबर बढ़ती जा रही थी। प्रगतिवाद के विषय में मैं आपके आगे कहना चाहूं तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हंस, रूपाभ, नया साहित्य, काव्यधारा, कृति, संकेत आदि अनेक पत्रिकाओं ने प्रगतिवादी काव्यधारा की चेतना को मंच प्रदान किए। पंत की ग्राम्या, निराला की कुकुरमुक्ता, गिरिजा कुमार के धूप के धान आदि काव्यों में प्रगतिवादी काव्य चेतना के स्वर सुनाई पड़ते हैं। फिर तो एक पूरी पीढ़ी ही प्रगतिवादी काव्यधारा की पोषक बनकर के उभरी। रामधारी सिंह दिनकर पर प्रगतिवादी चेतना का गहरा प्रभाव पड़ा। शील, शैलेंद्र तथा नरेंद्र शर्मा भी त्रयी लोकप्रिय प्रगतिशील गीतकारों की त्रयी थी, एक जोड़ी थी तीन लोगों की। इसके अलावा रामेश्वर शुक्ल, अंचल, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, डॉक्टर नागार्जुन, रांगे राघव, रामलाल शर्मा, मुक्तिबोध, बच्चन आदि कवियों की एक विशाल पंक्ति भी प्रगतिवादी कविता को समृद्ध करने में लगी हुई थी। राष्ट्रीय चेतना, अब यदि हम बात करें कि छायावाद के काव्य में प्रमुख जो झलकियां हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति, जनजीवन की समस्याओं के प्रति ध्यान, पूंजीवाद, सामंतवाद, साम्राज्यवाद का विरोध, श्रमिक और कृषक के अधिकारों के प्रति सहानुभूति, वर्ग चेतना, संघर्ष की भावना, सामाजिक वैषम्य को मिटाने की ललक, मानवतावादी दृष्टि, नारी स्वतंत्रता की भावना या उसकी हिमायत, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध आदि तत्व या आदि विशेषताएं हम कह सकते हैं ये प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत हमें विशिष्टताओं के रूप में दिखाई देती हैं। सामाजिक यथार्थ के चित्रण के लिए प्रगतिवादी कवियों ने सामान्य जन की बोलचाल की भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। यानी यह भी निश्चित रूप से है कि छायावाद में संस्कृत निष्ठ शब्दावली वाली भाषा आ रही थी, लेकिन प्रगतिवादी साहित्यकारों ने जो अपने काव्य लिखे, जो साहित्य लिखे, वो जो समाज की जो भाषा थी, जो जन भाषा थी, उसी को आधार बनाया, उसी से मिलते जुलते अपने भाव शब्दावली का प्रयोग किया। इस तरह से हम यदि सार रूप में कहना चाहें कि प्रगतिवाद छायावाद की कल्पनात्मकता के विरुद्ध और वास्तविकता के नजदीक यानी यथार्थवादी शैली में लिखा गया एक सकारात्मक काव्य है जो समाज में समानता और मानवतावादी विचारों का पोषक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको प्रगतिवाद की प्रमुख और विशेषताएं के विषय में चर्चा करेंगे, और यदि इस व्याख्यान में या अब तक दिए गए जो आधुनिक काल से संबंधित व्याख्यान हैं जिसमें भारतीय युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद और प्रगतिवाद है, इनसे संबंधित यदि आपको कोई
किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो उसके विषय में आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो अब तक मैंने जो पढ़ाया है आपको बीए पार्ट 3 के रूप में, आधुनिक काल के रूप में, जिसमें यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।